हेलो बच्चों। मैं आप आज से अपने चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ की पूरी रिवीजन सीरीज़ चालू करने वाला हूं और ये बहुत क्विक और पूरी डिटेल रहेगी। कोई भी पोर्शन नहीं छूटेगा आपका। अगर सिर्फ आप ये देख लोगे तो ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा। एक चैप्टर एक बार, दो बार, तीन बार, जितने मन मर्जी है उतना देखो। यूट्यूब पर फ्री है आपके लिए। तो हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और याद रखिएगा कि मैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो जितना भी नॉन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं हटा दूंगा, ताकि आपको क्रक्स मिल सके जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या बताया गया कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं अपने गोल्स अचीव कर लेती हैं, वो एक प्रोसेस फॉलो करती हैं जो कि जिसको मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है। मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसेंशियल है, चाहे वो बड़ी हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये भी बताया गया है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस की सीरीज है जो कि सारे मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। मैनेजर्स जितने मैनेजर्स हैं उनको प्लान करना होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फर्म के? ऑब्जेक्टिव्स से मतलब हो गया कि हम लोगों को जैसे कि सेल्स अचीव करनी है, कि जैसे 10 लाख रुपए की सेल है, तो मुझे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे 20 लाख रुपए तक की सेल अचीव करनी है। तो वो प्लान हो गया हमारा। फिर ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज कि मैं कैसे ये गोल अचीव करूंगा, कि ये जो गोल मैंने बनाया है 20 लाख रुपए सेल्स का, वो कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ उसको बाय डिफरेंट रिसोर्सेज। ठीक है। तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। सेल्स जैसे कि जितने भी क्लाइंट्स के नंबर्स हैं, क्लाइंट को रीच करने के वेज हैं, वो सब ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे हमको। ठीक है। और रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। उन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। सेल्स कैसे होगी? सेल्स होगी सेल्स पर्सनल के द्वारा, जो कि हमारे एजेंट हैं उनके द्वारा होगी। तो उनको हम लोग रिक्रूट करना है, जो भी सही पर्सनल हैं, जो भी सही पर्सनल मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। जो भी सही ह्यूमन रिसोर्स है उनको रिक्रूट करेंगे हम लोग। गिविंग डायरेक्शंस, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। फिर मैनेजर्स क्या करेंगे? वो डायरेक्शंस देंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन एम्प्लॉयज़ को कि वो अचीव कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारे गोल्स जितने भी बनाए गए हैं। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? उसको चेक करते रहेंगे कि ये जो भी है वो प्लान एज पर प्लान अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। हाउएवर द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल। अब इसमें बताया गया जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं कंपैरिजन टू लोअर लेवल। अब लोअर लेवल के मैनेजर्स होते किस लिए? ऑपरेशंस को, वो प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, ना कि सीईओ प्लान को नहीं इंप्लीमेंट कर पाएगा। वो डायरेक्टली सेल्स एग्जीक्यूटिव से नहीं बात करता है। नीचे लेवल के मैनेजर्स सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं। इफ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिव नादर ऑफ एससीएल एंटरप्राइज परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। शिव नादर हैं ऑफ एससीएल एंटरप्राइज, वो परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शंस। नूसली वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, वो परफॉर्म करते हैं। बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मैनेजमेंट में है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस। ठीक है। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये आपको लर्न करनी है, आप लोग याद रखिएगा। ये अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आता है, कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड आता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखना है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि हम लोगों को काम कैसे कराना है ताकि हम गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। आप लोग हिंदी में समझिए, फिर इंग्लिश याद करिए, तब तो आप लोगों को याद हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि आप लोग अभी सोच रहे हैं कि जैसे कि बिल्कुल सेम वर्डिंग में याद कर लूँगा। आप लोग हो सकता है जो डेफिनेशन है उनकी तो सेम वर्डिंग याद करनी ही पड़ेगी। अब लेकिन सेम वर्डिंग याद कैसे होगी? कि आप लोग हिंदी में दिमाग में बैठाइए। अब मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग दूसरे से काम करवाते हैं, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम। किस लिए कराते हैं? ताकि मैं गोल्स अचीव कर पाऊँ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है। इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप लोग आगे सीखेंगे क्या होता है।
ठीक है। अब हम लोग कैसे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए कितनी जल्दी लर्न हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। अब जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो 3 टर्म्स पे है। अब देखो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। अब आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? PEE, ठीक है। अब इससे आपको याद आ जाएगा प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। ठीक है। इसमें क्या बताया? प्रोसेस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तब मैं अपने एम पे पहुंच पाऊंगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस कैसे? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे सीरीज ऑफ फंक्शंस है, इसलिए ये इसको प्रोसेस बोलेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस हो गए। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। ये क्या इफेक्टिवनेस क्या होता है? कि हमें सही काम करना है, ये नहीं कि 10 काम करने हैं, नहीं, एक काम करना है, सही करना है। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। ठीक है। इसको दूसरी तरह कैसे कहेंगे कि इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ये सिर्फ एंड रिजल्ट पे कंसर्न है, मतलब कि जैसे मुझे कोई काम करना है तो वो हो गया या नहीं हो गया, सिर्फ इस बात पे एंड रिजल्ट, मतलब कि इस बात पे हो गया है तो बताओ, नहीं हुआ है तो बताओ, ये सिर्फ इस बात पे कंसर्न है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। कि टाइम जितना दिया गया है, मुझे एक साल में 20 लाख रुपए सेल्स अचीव करनी है, तो वो 20 लाख सेल्स एक साल में अचीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। सिर्फ इस बात से उसे मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एफिशिएंसी क्या होता है? इट रिफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? कि जैसे जो एफिशिएंसी है उसमें क्या करेंगे? अब कोई भी काम मैंने किया है, 20 लाख रुपए सेल्स तो अचीव हो गई, लेकिन उसके बदले मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरा गिर गया, जो 10% आ रहा था वो मेरा 3% रह गया। इससे तो हमें क्या करना है कि टास्क राइट वे में करना है, ताकि मेरा जो 10% प्रॉफिट है उसको और बढ़ जाए, घटे ना। तो विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। एफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर मुझे ये काम करने में, अगर 20 लाख सेल्स अचीव करने में मुझे कॉस्ट आ रहा है 15,000 रुपये और प्रॉफिट उसका हो, जो 10 लाख रुपए सेल्स बढ़ेगी उसमें कॉस्ट हमारा 15,000 रुपये लगेगा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपये ही हो रहा है। तो हमें क्यों ही बढ़ाना है वो सेल, जबकि तो मैं 3,000 रुपये लॉस क्यों करूंगा। ठीक है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेनिफिट निकाल सकें कम से कम रिसोर्सेज में। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर इनपुट, मोर आउटपुट। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स इन हायर प्रॉफिट। इसमें बताया गया कि जितनी कॉस्ट हम लोग कम लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हमारा बनता जाएगा। बस आपको दिमाग को रिलैक्स करके तीनों चीज़ें लर्न क्या करनी है, आपको समझनी है। आप बिजनेस स्टडी का पेपर ऐसा नहीं होता है कि आप लोग एकदम से बिल्कुल रट के चले जाएं और वही लिख देंगे। आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किस टर्म्स पे है, क्या क्या होता है। प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। कैसे स्टेप्स हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस क्या होता है? कि डूइंग द राइट टास्क और राइट टास्क ऑन राइट टाइम। ठीक है। इफ एफिशिएंसी क्या है? कि इट रेफर्स टू डू टास्क इन द राइट वे पे करना है। मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बस आपको मेन ये जो टर्म्स है ना, ये लिखने हैं, ये बस इतना याद करना है आपको, ज़्यादा नहीं याद करना है। ठीक है। इतना याद करना है आपको, और आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद आ पाएँ, आप उसको लिख पाएँ। ज़रूरी नहीं आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे, लेकिन रेलेवेंट लिखिए तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस कैसे, अब इसमें बताया गया डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इतने बार इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आएगा आपके आगे आपके कोर्स में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है डिफरेंस
डिफरेंस को बेसिस ऑफ डिफरेंस 3 बेस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेन कंसिडरेशन। मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस को मतलब नहीं है कि क्या कॉस्ट आएगी, हमें टास्क कंप्लीट करना है, ऑन टाइम करना है। एफिशिएंसी में क्या है? एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें क्या है कि हमें कंप्लीट तो करना है टास्क बट मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? और टू अचीव एंड रिजल्ट। इसमें क्या है? सिर्फ हमें एंड रिजल्ट से मतलब है कि मुझे 20 लाख सेल्स अचीव करनी है, 1 साल में करनी है, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हमें इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कंडक्ट करना है, कि 15,000 12,000 वाला जो एग्जांपल दिया था वो आपको याद रखना है, ठीक है। मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क। मेन कंसिडरेशन है कि हम सही काम करें, डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे। इसमें एफिशिएंसी में डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे, ठीक है। उसके ये 3 हो गए। कौन कौन से? मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेन कंसिडरेशन हो गया। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कंक्लूजन। अब इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are two sides of same coin. One without other is no use. Effectiveness and efficiency together lead to higher profit and prosperity of an organization, and failure of an organization is due to inefficiency and ineffectiveness, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एक चीज़ से कुछ भी नहीं होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशंस फेल होती हैं वो इनएफिशिएंसी और उनके इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस की वजह से ही फेल होती हैं। इफेक्टिवनेस में मतलब है कि कंप्लीट कर रहे हैं टास्क, और लेकिन ये इनफ नहीं है कि कंप्लीट करना है, इसको करेक्टली कंप्लीट करना है कि कोई वेस्टेज ना हो हमारी और सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हों, ठीक है। अब आपको देखना है, हाँ, डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स। अब मान लो आपको ये जरूर आपको याद रखना है कि ऑथर का नेम लिख के आइए, अगर डेफिनेशन आ रही है तो डेफिनेशन लिख के आइए आप लोग उसमें कुछ कोताही नहीं कर सकते हैं। तो आपको जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे F.W. टेलर की डेफिनेशन है, ये आप लर्न कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। या मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका भी कर सकते हैं। अब ये हो गई आपकी डेफिनेशन हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया गया? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ये आपको बहुत क्रक्स में बता दिया है इन्होंने, तो आप यहाँ से भी एक बार बिल्कुल जब आप लास्ट रिवीजन करें तो आप यहीं से करें, ठीक है। इसमें बिल्कुल कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये कीवर्ड्स आप याद करके चले गए और बाकी तो आप अपने दिमाग से लिख ही देंगे, ठीक है। तो इसकी अभी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सेम मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर। अब आपको आना है सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए मैं आपको एक बार ब्रीफ ऐसे ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस है हमारी मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट में ये प्रोसेस आती हैं, इस वजह से प्रोसेस बोलते हैं इसको मैनेजमेंट को। इफेक्टिवनेस क्या होता है? बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल। इसमें वही बताया गया है कि हम लोग अचीव करें टास्क को, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है? फोकस करता है ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, ठीक है। कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकले। इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट, ओके। उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स हम लोग देख लेंगे। मैनेजमेंट के कीवर्ड्स क्या हैं? प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है हम लोगों को गोल। अब और इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम। एफिशिएंटली क्या होता है? कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द गोल विद मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ओके। अब हम लोग क्या देखना है? अब हम लोग सीधे आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के?
ठीक है, अब जल्दी जल्दी आपको देखना है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है कि आप एक गोल डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से ही वो मैनेजमेंट आगे काम करता है। आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे 20 लाख रुपए सेल करनी है, अब वो सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ 20 लाख सेल की तरफ ही टुवर्ड्स काम करेंगी कि मुझे 20 लाख सेल्स कैसे अचीव करनी है और कैसे इफेक्टिवली अचीव करनी है, एफिशिएंटली अचीव करनी है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एम करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट जो मैनेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग मैनेजरियल फंक्शंस एम टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉमन गोल अचीविंग कॉमन गोल्स। सॉरी, मैं वहाँ चला गया। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है कि हम चार तरह के लोग हैं, वो उनको उनके जितने भी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको यूनाइट करता है ताकि जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, आप ऐसे समझिए। अब दूसरी क्या है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। पहला हो गया मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हम सिर्फ एक गोल की तरफ काम करता है कि एक गोल सेट कर लिया फिर उसकी तरफ काम करता है। मैनेजमेंट क्या होता है, इज परवेसिव। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हर जगह परफॉर्म की जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान is same, how they do it may be quite different। ठीक है, जर्मनी जापान इज सेम, हाउ दे डू इट इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, हर जगह मैनेजमेंट लगेगा, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह मैनेजमेंट लगेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान, हर जगह यूज़ होगा। बस वो कैसे कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं। मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट करना है मुझे, काम कैसे होगा उसको मैनेज करना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना है कि कैसे रिक्रूट होंगे, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, एम्प्लॉय को मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की कैसे प्रोडक्शन होगा वो करना है मुझे मैनेज। मैनेजमेंट ऑफ, अब देखो इसको डिटेल में बताया गया। अब इसको आप देखो, मैनेजमेंट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब इसको आपको डिफाइन करना होगा तो आपको तीनों लिखना होगा कि हाँ 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म टास्क और गोल और मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट, इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप किस लिए करी गई है कि कोई टास्क परफॉर्म करें, कोई टास्क परफॉर्म करें या किसी गोल के लिए काम करें। तो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, इसी गोल के लिए काम करती हैं। एम सेट अचीविंग गोल्स, ये जो गोल्स सेट किए जाएंगे उसको अचीव करने के लिए काम करेंगी। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होगा कि पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको लिख कर ही आना है, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको लिख कर ही आना है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग इफेक्ट डालते हैं ये सारे सेंटेंसेज एग्जामिनर के दिमाग पे। पीपल रिफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मैनेजमेंट कैसे काम करवाता है, कैसे कंप्लीट करेगा टास्क अपने, ताकि पीपल जो हैं उन थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, जो उनकी स्ट्रेंथ है, किसी पर्सन की स्ट्रेंथ है कि वो बेटर लेबर कर सकता है। ठीक है, तो उसको वो लोग इफेक्टिवली उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स
एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स को टेक केयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का भी टेक केयर करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल्स सच एज बाइंग इनपुट कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स। आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा प्रोडक्शन के बारे में है कि हम जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके बाद उसको ऑपरेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, वो पूरा का पूरा इसमें कवर होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की कैसे वो चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। इसमें क्या काम करना है, कैसे होगा वो और कौन करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो आ गया ये शॉर्ट नोट क्या है, मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हो गया। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये पूरा हो गया। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो कभी एंड नहीं होते हैं, वो हमेशा आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। सारे फंक्शंस जो हैं वो सारे के हर टाइम मैनेजर्स करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया, अब देखो इसके बाद आ गया 5th नंबर, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। Management always refers to a group of people involved in managerial activity. Each individual performs his her role at his her status and department, then only management functions can be executed. मान लीजिए आप एक स्टाफिंग मैनेजर है, एक ऑपरेशन मैनेजर है, कोई रॉ मटेरियल मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये हर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट पूरा ये सब कोई एक ही मैनेजमेंट के अंडर आ जाएंगे, ये सारे मैनेजर्स हैं वो एक ही मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव इन एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। इसका मतलब है, डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को भी वही करना होता है कि वो अपने गोल्स को चेंज करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से चेंजेस करेगा अपनी एक्टिविटीज़ में, ऑब्जेक्टिव्स में। अब मान लीजिए आपने 20 लाख की सेल अचीव करने का टारगेट रखा था, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया, तो आपको पता है कि वो चीज़ें नहीं अचीव हो सकती। अगर आपका कोई प्रोडक्ट फिजिकल है और वो इतना इसेंशियल नहीं है तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स अचीव करनी है, किसी भी तरह किसी को कोई हार्म ना हो। तो उस तरह से आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम करेगा, ना कि 20 लाख की सेल्स अचीव करना है, वो बहुत अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा। इंटेंजिबल क्या होता है, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि फिजिकली आप नहीं देख सकते हैं, ये इंटेंजिबल होता है, आपको दिखाई नहीं देगा कि मैनेजमेंट है, हाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है कोई मैनेजमेंट एक असट रखी है, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप फील कर पाएंगे कैसे कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, एक रूम पे गए, आपको प्रॉपर वर्क दिख रहा है कि हाँ ये प्रोडक्शन काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन में कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, हाँ ये दिस इज मैनेजमेंट, यहाँ सही मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैं गया हूँ अकाउंट जो अकाउंट्स मैनेजर है वो सही से अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, सारी बैलेंस शीट्स फाइनल हो रही हैं, हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट की आप प्रेजेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक साथ देखो लर्न करना है लास्ट टाइम में, तो आपको यही सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसका सहारा लें। आप अंदर का नहीं लर्न कर पाएंगे इतना ज़्यादा। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टीनेशनल, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल, ठीक है। अब आप लोग ये समझिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नियर हैं। अगर मैं पहले से पढ़ाता तो शायद मैं ये कर सकता था, लेकिन उसके लिए सॉरी मैंने नहीं कर पाऊंगा अभी। कीवर्ड्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टीफेसेड, फोकस ऑन 3 मेन एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन, परवेसिव, यूज ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर और यूनिवर्सल। कंटिन्यूस क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसमें सारे मैनेजर्स मैंने बताया था आपको। डायनेमिक होता है, चेंज करता है अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से। इंटेंजिबल होता है, आप फील कर सकते हैं प्रेजेंस, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हो गया ये 7 हो गए। गोल ओरिएंटेड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, डायनेमिक होता है, इंटेंजिबल होता है, ठीक है। ये हो गए 7 आपके मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि मीनिंग इसका देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। द मैनेजियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। अब मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अब इसको हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब सिर्फ आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, पर ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मीनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये एम करता है कि कैसे हमारी कंपनी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कैसे ग्रो करेगी और कैसे उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। ठीक है, इसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये होता है। ठीक है, जनरली इट इज assumed that profit maximization is the main objective of organization, but it is not true. The managers try to develop and attain variety of objectives in all management areas. ये फालतू का है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको मेनली ये लाइन लर्न करनी है बस। ठीक है, अब इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर। अब इसमें क्या है? 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 वो हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं? कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल, दिस बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। सर्वाइवल सबसे बेसिक पर्पस होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप खोल रहे हो, एक कोई आप मान लीजिए कोई कंपनी डाल रखी है, अपने पेपर बनाने की कंपनी डाल रखी है, पेपर बनाने की कंपनी डाल रखी है, उसका आपको सर्वाइवल करना है। पहले तो आपको जितनी कॉस्ट आ रही है वही कवर करनी है आपको एटलीस्ट, नहीं तो अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आप कितने दिन तक लॉस झेलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट। सर्वाइवल हो गया मेरा, सर्वाइवल मेरा कंप्लीट है, मेरा कॉस्ट कवर हो रही है। अब उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव में कूदेंगे? प्रॉफिट पे, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करे एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन की हमें दूसरी फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं, कितना आप लोग लोन लेते रहेंगे, आपको प्रॉफिट दिख रहा है तभी तो आप दूसरी फैक्ट्री डालेंगे। प्रॉफिट रिवॉर्ड दिया जाता है बिजनेसमैन को कि उसने जो रिस्क लिया कि हाँ मैंने अगर ये फैक्ट्री डाली है, मैंने रिस्क लिया है कि हाँ अभी नहीं पता है कि वो चल पाएगी नहीं चल पाएगी, लेकिन जब अगर चल गई है तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको वही रिस्क बियर करने का प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है। ग्रोथ क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़। Success of any organization is measured by growth rate. Growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस आपके, जैसे आप मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस की सक्सेस आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप डिफाइन करते हैं ग्रोथ रेट क्या है। कल रिलायंस का ग्रोथ रेट था 10%, आज 15% है। हाँ, तो ग्रोथ है तो वो सक्सेस है ना। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स जियो की कल इतनी थी और आज ज़्यादा हो गई, कल 50 करोड़ थी आज 100 करोड़ हो गई है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, रिलायंस मार्ट के ब्रांचेस बढ़ते ही जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। रिलायंस मार्ट के अंदर आप प्रोडक्ट्स देखिए, डेली नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते हैं उनके। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे ब्रांचेस ज़्यादा हो रही है वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होती है सोसाइटी से। आप सब कुछ तो सोसाइटी से ही ले रहे हो, आप जगह सोसाइटी की ले रहे हो, आप जो बेचोगे सामान वो भी सोसाइटी को बेचोगे, आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे वो भी आप सोसाइटी से ही प्रोक्योर करोगे। तो कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन की एक कमिटमेंट होती है सोसाइटी के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है रीजनेबल प्राइस पे, की ज़्यादा प्राइस नहीं लेना है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करना है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हैं, इन सब में कंट्रीब्यूशन करना है। जनरल ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना है।
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना है आपको फैक्ट्री में, सोसाइटी के ही एम्प्लॉयज़ को लगाना है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है कम्युनिटी को। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हमें यूज़ करने हैं। अब मान लीजिए यहाँ मान लीजिए जैसे कानपुर शहर है, कानपुर में लेदर टैनरीज बहुत सारी हैं, तो वो सारा का सारा जितना भी अनट्रीटेड पानी होता है वो गंगा में बहा देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो आपको ट्रीट करना है उसको। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये हो गए आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल, अब देखिए आप तीनों लिखे हुए हैं, तो तीनों तरह से आपको पूछ सकता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी पूछ सकता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। The main individual objective of management are competitive salary to fulfill financial needs of employees, promotion, training, personal growth and development of employees to fulfill esteem and other higher level of needs, peer recognition, self-respect, respect of colleague, fulfill social need, good and healthy working conditions for safety of employees. Workers may lose interest in work if their objective are neglected. Management must try to integrate the personal objectives with the organizational objective, okay. पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के। एज एम्प्लॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के लिए, वो सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। कम्पिटिटिव सैलरी देनी है कि अगर बगल वाली फैक्ट्री उनको 10,000 रुपये पे कर रही है तो आपको भी 10,000 रुपये पे करना है कि वो अपना नीड फुलफिल कर पाएँ फाइनेंशियल के। promotion, training, personal growth and development of employees to fulfill esteem and other higher level needs of employees. प्रमोशन देना है, ट्रेनिंग देना है, पर्सनल ग्रोथ देना है, उन्हें डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयज़ का, ताकि उनकी भी स्टीम जो है, सेल्फ स्टीम है, वो फुलफिल हो पाए। और अदर हायर लेवल ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, पीयर रिकॉग्निशन देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जितने सही से सेफ्टी का ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई डेंजरस प्लेस है जहाँ से आपको एम्प्लॉय को काम करना है, तो उसके सेफ्टी गियर्स का ध्यान रखना है कि वो चीज़ें लगाए हो जिससे वो सेफ रहे। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड, वो वर्कर्स जो हैं वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे वर्क में अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप उनके बातों को आप उनके लिए ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको भी ध्यान नहीं देंगे। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए अब आ गया चौथा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। A business organization attain top positions only because of the quality of management. Successful organization do not achieve their goals by chance but by following deliberate process called management. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी टॉप पोजीशन अटेन करता है जब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सिर्फ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से अटेन कर पाता है, ठीक है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस। ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि वो चांस से नहीं सिर्फ वो गोल्स अचीव कर पाते हैं, एक डेलिब्रेट प्रोसेस जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं उसके थ्रू करते हैं। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो वेस्ट करता है टाइम को, मनी को, एफर्ट को। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड सेल नेवर बिकम प्रोडक्शन।
विदाउट इट जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, विदाउट इट, कितनी बड़ी बात बोल दी कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के बिना जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं वो रिसोर्सेज ही बने रहेंगे, वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, अब इसमें देखो ये आ गया मेन टॉपिक कि एब्सेंस के मैनेजमेंट के एब्सेंस के बिना, मैनेजमेंट के एब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती है। मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। Management helps in achieving group goal. Management tries to integrate the objective of individuals along with organizational goal. Management directs the effort. Management helps in achieving group goal. Management tries to integrate the objective of individual along with organizational goal. ठीक है, management direct the effort of all the individual in common direction of achieving organizational goal. इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। कैसे ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है? जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को आगे अगर उसे कार खरीदनी है तो उसकी सैलरी बढ़ेगी तभी वो कार खरीदेगा। सैलरी कब बढ़ेगी? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करेगी तब उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो इस तरह से उसको इंटीग्रेट करता है कि मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने पे, जैसे कि 20 लाख सेल अचीव होने पे सभी इंप्लॉयज़ की 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी में। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, ठीक है, कोशिश करते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। जैसे मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल है, जैसे RSPL है कानपुर में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो लोग क्या करते हैं कि जो कल का काम है, जैसे जो जब उनका वो बनता है, साबुन बनता है, तो जो कल का काम है, जो प्रोडक्शन फ्लोर में प्रोडक्शन होना है, उसको क्या करते हैं कि जो पहले पूरे दिन प्रोडक्शन करते हैं, फिर शाम को जब इनएफिशिएंट हो जाता है लेबर का, बहुत प्रोडक्टिविटी गिर जाती है उसकी, तब वो लास्ट के 1 घंटे में सारा जितना भी स्टॉक होता है, जितना भी कल यूज़ होना है प्रोडक्शन में, वो सारा का सारा वहाँ प्रोडक्शन फ्लोर में यूज़ करने के लिए शाम को जब बिल्कुल वो निकलने वाला होता है तब उसको वहां पर रखवाते हैं, ताकि कल जब आए तो वो पूरा प्रोडक्टिव हो और पूरी तरह काम कर पाए, ना कि वो पहले माल लाए, माल लाने में उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, मैंने बताया था आपको कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हों वैसे वैसे वो अपने आप को चेंज कर पाए ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोविड आ गया तो कोविड के हिसाब से चेंज कर पाए, ठीक है। और मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। Managers lead the people in such a manner that along with organizational goal, individual goal employees is also achieved. देखो इसमें क्या बताया गया, मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और जो मैनेजर है वो ट्राई करता है कि जो अपने तो गोल अचीव ही हों और साथ साथ जो एम्प्लॉय ने अपने इंडिविजुअल गोल बना रखे हैं वो भी अचीव हों। यहाँ देखो 2 पॉइंट में उन्होंने एक ही चीज़ बोल दी है, लेकिन आपको लिखना सारे पॉइंट है। 5वां क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज has multiple objective. They give due importance to social obligation towards different groups of people such as employee, customer, suppliers, etc. ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो सोशल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो उनको भी पूरा करता है। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब कैसे कि जैसे सोशल ऑब्लिगेशन आप समझ लीजिए जैसे ट्रीटमेंट हो गया वाटर का। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके यहाँ से केमिकल निकल रहा है वाटर के साथ, तो उसको ट्रीट करके फिर उसको बाहर निकालें, ठीक है, ये सोशल ऑब्लिगेशन हो गया। और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का भी ख्याल रखते हैं, जैसे
एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद कस्टमर हो गया, उसके बाद सप्लायर हो गया। एम्प्लॉय का कैसे, जैसे सैलरी हो गई और उसका वर्क एनवायरनमेंट है उसका भी ख्याल रखें। उसके बाद कस्टमर हो गया, अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। सप्लायर हो गया, उनको प्रॉपर पेमेंट करें, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स में वही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सारे लिख दिए उन्होंने। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें बताया गया कन्विंसिंग एम्प्लॉयज टू change, updating and modifying objective and other activities of organization from time to time. Management helps in achieving personal objective, management helps in development of society। 5 हैं आपके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, पहले तो हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में उसका पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज ए आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, एंड सम ऑथर्स कंसीडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट, कुछ ऑथर्स हैं वो साइंस को एज अ साइंस लेते हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि उसमें वेल टेस्टेड हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिक्स सिग्मा है, सिक्स सिग्मा को लगना है तो ये वेल टेस्टेड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सिक्स सिग्मा आप लगाएंगे तो एफिशिएंसी अचीव होगी जो उसके अंदर बताई गई है। अब कुछ आर्ट है कि आर्ट में क्या बताया गया कि कैसे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक मैनेजर है वो तुरंत आके सिक्स सिग्मा नहीं लगा देगा। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा, जब वो वेल वर्स्ड हो जाएगा मैनेजमेंट में, तब वो जाके लगा पाएगा, ठीक है। तो उसको आर्ट भी बता दिया गया। और फिर टुवर्ड्स प्रोफेशन, तो प्रोफेशन तो आप लोग जानते हैं कि अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह हो गया है। मैनेजमेंट एज अ साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। इसमें क्या बताया गया, साइंस इस वजह से है क्योंकि जैसे साइंस होता है वो लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, मतलब आपने जब भी देखा होगा कि साइंस फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करता है, ना कि आपने बता दिया किसी को कुछ भी बता दिया तो उसके हिसाब से नहीं बात करता है। जो भी फैक्ट है, पिछले इवेंट्स में घट चुका है जो चीज़ें, तो उसके हिसाब से बात करता है। मान लीजिए जैसे कोई आपदा आई, तो आपदा में आपको पता है कि आपदा में जैसे मैनेजमेंट को पता है कि सेल हमारी गिर जाएगी, तो आप जब अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेल गिरेगी ही। जब फैक्ट्स हैं काफ़ी बार की वो चीज़ें होती हैं तो वो लोग उस तरह से देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइंस आर क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, systematic body of knowledge in science organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management also there is availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in management, ठीक है। principle are based on experimentation, principles जो हैं वो experimentation पे based होते हैं। जो मैंने बताया आपको कि experiment हो चुका है वो पहले से, उसको observe करते हैं वो लोग कि हाँ मैंने कोई, जैसे मान लो कोई टेक्निक लगाई मैनेजमेंट में, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसको एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ ना। जैसे कोई टेक्निक आई नई नई, किसी ने लगाई, किसी के दिमाग में आया तो वो एक टेक्निक बन गई। हाँ वो अब पता है आपको कि ये टेक्निक लगाने से मैं सक्सेस पा सकता हूँ, तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंटेड हो गई। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, आप जैसे कोई भी बीसीजी मैट्रिक्स है, शॉर्ट एनालिसिस है, इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, वैलिडिटी है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाँ इसमें देखो वो पढ़ लेते हैं कीवर्ड्स। मैनेजमेंट एज अ साइंस, फीचर्स ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ साइंस पार्सली प्रेजेंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ साइंस विच इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। उसके बाद क्या, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब कैसे मैनेजमेंट आर्ट बोल सकते हैं हम लोग, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब जैसे इसी को बताया गया है कि एक स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, परफेक्शन चाहिए। स्किल मतलब क्या चाहिए कि हाँ मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे सेल्स अगर मान लो बढ़ानी है तो किस तरह से बढ़ाएंगे, ये स्किल मुझ में होनी चाहिए कि मैं अपने सेल्स पर्सन को कैसे कन्विंस कर पाऊंगा, ठीक है। क्रिएटिविटी कितने डिफरेंट वेज से बढ़ा सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी, ठीक है। प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब इसको यही प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके परफेक्शन आएगा। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, जब आप पता चलता रहेगा कि बार बार क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको रिमूव करते जाएंगे तो आपके में परफेक्शन आ जाएगा। द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर नॉलेज,
मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, ये क्या है कि आर्ट में इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रीम मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रेजेस आर अवेलेबल इन म्यूजिक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाँ इसमें बताया गया कि थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं कहीं भी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल होता है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। Okay, in the field of art only theoretical knowledge is not enough, every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. हर पर्सनल स्किल होती है, क्रिएटिविटी होती है कि वो जो नॉलेज है उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज उसको अप्लाई कैसे कर रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाएगा वैसे वैसे वो परफेक्शन आता जाएगा, और क्रिएटिविटी अपने दिमाग से खुद लगानी पड़ेगी कैसे चीज़ों को अलग सिचुएशन में अलग तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। अब इसको देखना है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, और क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, सर्विस मोटिव है। अब देखो इसमें आपको बहुत क्रक्स बता रहा हूँ मैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें क्या होता है कि इस हर प्रोफेशन में एक देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है विच हेल्प्स प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं तो सीए में आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको पूरा का पूरा नॉलेज देती है कि आपको उसके अंदर क्या क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं आ सकता है, ये एग्जामिनेशन होगा तब प्रोफेशन में आप आ सकते हैं, सीए ऐसे ही नहीं बन सकते हैं आप। ठीक है, तब आप अगर आप पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के ग्रुप्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल के ग्रुप्स क्लियर करेंगे, तब आपको डिग्री मिलेगी। तो ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, अगर सीए की रिक्वायरमेंट है तो सीए की डिग्री जरूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं डिफरेंट, जैसे कि आईसीआई में बार काउंसिल्स हैं, आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, ये सब डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गई कि वो रेगुलेट करती रहती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं। एथिकल कोड जैसे कि मान लीजिए एथिकल कोड आप हाँ जैसे सीए के लिए एथिकल कोड होता है कि जैसे आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स। ठीक है, एथिकल कोड्स वैसे भी कंपल्सरी नहीं होते हैं। आप कभी भी ये चीज़ सुनेंगे एथिकल वर्ड होता है, तो एथिकल क्या होता है कि एथिकल खुद से अंदर से आता है कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एथिक्स आप फॉलो करें, ना कि एक कंपल्सरी बाइंडिंग नहीं है कि उसमें बताया गया है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है किसी के बारे में, तो आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ये आपके अंदर से आएगा। आप अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो कोई बाइंडिंग नहीं है उस पर, लेकिन वो गलत है। सर्विस मोटिव क्या है? बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन, वेयर इज बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। अब क्या है देखो, सर्विस मोटिव में क्या है कि एवरी प्रोफेशन का क्या है, क्लाइंट को सर्व करना है डेडिकेशन से। ठीक है, अगर आप प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप सीए बन गए, तो आपको अगर कोई क्लाइंट मिला है तो आपको ऑडिट करना है, तो डेडिकेशन से ऑडिट करना है। ठीक है, वेयर एज बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। और मैनेजमेंट का क्या है बेसिक पर्पज कि जो मैनेजमेंट ने गोल बनाए हैं, जैसे मैं अभी आज शुरुआत से अभी तक एक फिगर लेके चल रहा हूँ, 20 लाख की सेल अचीव करनी, हाँ तो वो है। ठीक है, उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये अचीव करना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या जल्दी साइंस आर्ट प्रोफेशन। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखिए ये आपको फालतू का है, इसमें तो हम लोग क्रक्स पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास में है। मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट।
ठीक है। अब देखो इसमें बताया गया, इसमें एक फिगर बताया गया है, तो इससे आप देख सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप लेवल में अब ऊपर ये आपने पढ़ लिया है कि ये कंसिस्ट करते हैं ये सब ऑफिस में, टॉप लेवल मैनेजर्स में। मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज कौन डिसाइड करेगा कि सेल मुझे 20 लाख रुपए करनी, 10 लाख रुपए बढ़ानी है, सेल 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए और बढ़ानी है तो 20 लाख हो जाएगी। तो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, ना कि नीचे का सुपरवाइजर डिसाइड करेगा कि हमें ये सेल बढ़ानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव। ये प्लान्स और पॉलिसीज डिसाइड करेंगे कि टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स। प्लान एंड पॉलिसीज मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मुझे ये प्रोडक्ट बिकेगा तो इतनी कमीशन देनी है एजेंट को, तो ये वो लोग डिसाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो देखो क्या है, जो मिडिल लेवल पे पर्सन परफॉर्म कर रहा है, उस द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। ये जॉब असाइन करते हैं जो बीच में जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स आपको ऊपर दिखाए हैं उनके लिए जॉब्स असाइन करते हैं, ठीक है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा, ये रिसोर्सेज असेंबल करते हैं। अब बीच वाला आप टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं तो आप डिसाइड करेंगे ना कितना लोन लेना है, कितने फिक्स्ड एसेट लेने, कौन सी मशीनरी लेनी, ये आप डिसाइड करेंगे, ना कि नीचे के मैनेजर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप ही लायबल हैं सब चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अंदर सही से काम हो रहा है और सर्वाइवल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, नहीं हो रहा है, ठीक है। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि मतलब दूसरे लोगों से जो बात करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, वो यही लोग बात करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना है, कॉम्पिटिटर से बात करना है, सप्लायर से बात करना है, ठीक है। जॉब्स ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग, लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। इसमें क्या करते हैं, जो ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है, उनके बीच एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर देते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इन सबको एक कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट को ये लोग एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कोई चेंजेस आ रहा है, आपकी फर्म अभी मैनुअली काम कर रही है और आप जैसे मान लो फूड रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ अब जोमेटो स्विगी भी आ गए हैं, तो आपको उसमें भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आप मैनुअली अभी तक चला रहे तो मैनुअली ही चलाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख भी नहीं पाएंगे वहाँ पे, सिर्फ मेन आपको हेडिंग्स याद करनी है। हेडिंग्स के अंदर का मैंने क्रक्स बता दिया आपको, सिर्फ वो चीज़ें आप ये वीडियो अगर 2-3 बार देख लेंगे ना, आपके अंदर बैठ जाएगी वो चीज़, ठीक है। आपको सोचना समझना नहीं है, बस आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो मैं चलाऊंगा, 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे आप 1.5, अगर आपको धीमे लग रहा है तो आप 1.5x 1.25 पे कर लीजिए और इसको 2-3 बार कर लीजिए। आपका अगर 3 घंटे में चैप्टर लर्न हो जाता है ना, आप आंख बंद करके बस लर्न करते जाइए, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैंने बता दिया आपको शुरुआत में ही, डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब होते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, मेन फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, ठीक है। ये इंटरप्रेट करते हैं कि पॉलिसीज क्या बनाई हुई हैं टॉप मैनेजमेंट ने लोअर लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं।
और इसमें क्या है, जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वही परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया। फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। इसमें क्या है कि अब ये, हाँ देखो यहाँ भी आ गया कि फॉर द डिपार्टमेंट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हैं, ठीक है। इसमें मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। यही लोग होते हैं जो नीचे के लोगों से बात करते हैं, नीचे के लोगों से भी बात करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं उन्हें कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी में जितना वो काम कर सकते हैं मैक्सिमम उतना काम करें। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना होता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, ताकि सही सही चलती रहे। अब मान लीजिए परचेज मैनेजर है तो परचेज सेल्स और परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर जब तक बताएगा नहीं परचेज मैनेजर को, पहले से स्टॉक नहीं बताएगा कि मेरा खत्म होने वाला है, आपको मुझे इतना परचेज करना है, तो परचेज मैनेजर क्यों परचेज करेगा? परचेज मैनेजर को जब आप बताएंगे तभी तो वो परचेज मैनेजर परचेज करेगा। इस वजह से यही बताया गया, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इतना आपको याद नहीं करना है। सुपरवाइजरी लेवल क्या हो गया? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, ये सब हो गए। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंस ऑफ वर्कर। ये क्या करते हैं कि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और गुड कंडीशंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यही सिर्फ बता दे रहे हैं हिंदी में, वही चीज़ ही अंदर लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है, उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी को देखते हैं। वर्कर की सेफ्टी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप हैजार्डस केमिकल के साथ काम कर रहा है वो अगर वर्कर, तो उसको सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए, ग्लव्स प्रोवाइड किए गए या नहीं किए गए। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ये मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आपका आउटपुट निकल रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, ये देखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, ये वर्कर्स से अब जो वर्कर्स होते हैं वो इनसे कांटेक्ट करते हैं, वो मिडिल लेवल या उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो ये बूस्ट करते हैं उनके मोरल को। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को मिनिमाइज करते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब आपको ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल। अब देखो इसमें बताया गया कि हाँ देखो इसमें बताया गया कि क्या क्या फोकस होता है। टॉप लेवल किस में कॉन्सेंट्रेट करता है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। इन्होंने प्लान कर दिया कि कैसे क्या होना है वो, और ऑर्गेनाइज कर दिया कि चीज़ें कैसे होंगी। मिडिल लेवल कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या है? स्टाफिंग कैसे? स्टाफिंग रिक्रूट करेंगे, कितने लोग हमें ज़रूरत है उस हिसाब से रिक्रूटमेंट होता रहता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब कि बीच जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। और लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शंस टू वर्कर्स। ये फोकस किस में करते हैं? डायरेक्ट करने में और कंट्रोल करने में। डायरेक्ट करने में मतलब कि अब जैसे सेल्स अगर बढ़ानी है तो यही डायरेक्ट करेंगे आपको कि कैसे कितनी सेल्स बढ़ानी है, और कंट्रोल करते रहेंगे कि यहाँ घट तो नहीं रही है सेल्स, अगर महीने की इतनी होनी चाहिए तो इससे कम क्यों है, ये डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से आ गए? प्लानिंग, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे मतलब मैं आपको ऐसे रटा दूंगा इसको, ठीक है। आप देखते जाइए। अब जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं आपको ऊपर बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये देखो अभी आप जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, देखिए कैसे कैसे स्टेप वाइज होता है ये। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेप्स याद करने हैं। टॉप लेवल मैनेजर से वो प्लान करेगा, ठीक है, प्लान ऑर्गेनाइज करेगा। अभी आप ऊपर पढ़ गए हैं, प्लान करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। फिर आपका फंक्शन आ गया मिडिल लेवल मैनेजर का, वो क्या करेगा? वो करेगा स्टाफिंग करेगा और डायरेक्टिंग करेगा, ठीक है। मेनली वो स्टाफिंग ही करेगा, ठीक है। और डायरेक्टिंग फिर उसके बाद क्या आ गया? लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टिंग करेगा और कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है। ये आ गए फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस हो गए उसके।
अब देखो इसमें क्या, प्लानिंग इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर्स। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसमें बताया गया है कि प्लानिंग, हम लोग प्लान क्या होता है, प्लान क्या, आज मुझे वो मान लीजिए आज मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आज अगर मेरा आज 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मुझे कल 25 लाख का करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले प्लान तो बनाएंगे कि क्या प्लान होगा आगे परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना बस चल दिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा, उसको पहले प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेगा, आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज, एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले तो प्लान बन गया, अब प्लान इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। एवरी मैनेजर यही करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज को, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि हाँ एक बिल्डिंग बना दी, एक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो जो प्लान बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो पाए, मतलब एक पॉलिसी बनाता है कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टाफिंग करता है। ये क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजर, इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एंड एम्प्लॉयज, असाइन देम ड्यूटीज, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवियंस ऑफ पीपल। स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग क्या होता है, अब भाई मैंने देख लिया प्लान है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया, अब मुझे पता चल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, कितने एम्प्लॉयज अभी कम है, उनको रिक्रूट करना है, क्या किस स्किल के एम्प्लॉय चाहिए, उनको रिक्रूट करना है, तो स्टाफिंग होगी उसके बाद, ठीक है। स्टाफिंग करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उसके बाद अपॉइंट करेंगे, उनको ड्यूटीज देंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग करें, उसके बाद आ जाता है फंक्शन डायरेक्टिंग का, ठीक है। डायरेक्टिंग, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। अब अपॉइंट हो गए, अब क्या है, अब उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है और काम पूरा करवाना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या हो गया कि एक बार अपॉइंट हो गए, फिर उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको क्या काम करना है और उनसे काम करवाना है। उसके बाद कंट्रोलिंग हो गया। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग किस तरह से देखते हैं, कंट्रोलिंग हो गया कि आपको मैच करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब हो गया कि आज अगर मैंने 25 लाख रुपए का टारगेट रखा है प्रॉफिट का, और अभी मान लीजिए साल एंड होने आ रहा है और 22 लाख ही प्रॉफिट हो पाया है, और मुझे पता है कि एक महीने में सिर्फ 2 लाख रुपए ही प्रॉफिट हो पाएगा, तो ये देखेंगे कि मिसमैच कहाँ पे है ताकि वो चीज़ अचीव कर पाए। ये लोग कंट्रोलिंग यही फंक्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल करते रहना। इसमें देखो आपको बहुत अगर कीवर्ड्स आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक, मतलब आपको जो बिल्कुल क्रक्स दिया हुआ है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग और चॉइस। ऑर्गेनाइजिंग, identifying the activities, grouping the activities, establishing authority responsibility relation, creating various departments, assigning duties, creating a structure, creating a framework for managerial and operational activities, design skeleton for organization, ठीक है। इसी तरह ये सारे हैं। अब कोऑर्डिनेशन आ गया, ठीक है, अब आ गया कोऑर्डिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 functions, there is more important function which every manager has to perform. This is called coordination. It is not only a function but it is essence of management. अब क्या हो गया कि सब कुछ हो रहा है लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है, समझिए आप, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities। वही मैं जो बता रहा हूँ, परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में वही चीज़ बताई गई है। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एसेंस होता है मैनेजमेंट का। ये देखिए कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये लिख देंगे ना, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो वहीं इम्प्रेस हो गया कि आपने ये लिखा है, एक कीवर्ड लिखा है। सब लोग नहीं कोऑर्डिनेशन ये फलाना ढिमकाना सब लिख के आ रहे होंगे, आपको लिखना है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको उसके आगे आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसको एक दिमाग में छवि बन जाएगी कि ये आंसर में कुछ होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ये नीड होती है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
Process of coordination begins at planning stage when top management plans for the whole organization. ये शुरुआत में ही हो जाता है. बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप. उसके बाद क्या होता है, प्लान्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है. उसके बाद स्टाफ इज रिक्रूटेड, स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान. टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन आर गिवन, कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब आप देखिए, आपको भागना नहीं है. आप देखिए ये पूरा का पूरा एक पैरा, जो जितना ये पैरा अभी आपने पढ़ा है, ये पूरा का पूरा ऊपर से उठाया गया, कुछ भी नहीं करना है आपको. ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेशन हो गया. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. आपको बस बेस लिखना है कि प्लान होता है, प्लान के बाद और प्लान के बाद वो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, स्टाफिंग होती है, उसके बाद डायरेक्शन होता है, उसके बाद कंट्रोलिंग होती है. ठीक है, उसका बेसिक लिख देना है बस, कोऑर्डिनेशन. उसके बाद दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. टॉप लेवल में रिक्वायर्ड होता है टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको बैलेंस करने में रिक्वायरमेंट होता है. लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स. सिर्फ आपको बेसिक आपको वो आनी चाहिए इंग्लिश लिखने की, वो सिर्फ समझ के जाइए आप. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Any company which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. ठीक है, अब आपको बस इतना ही लर्न करना है. अब देखिए ये हो गया. उसके बाद देखिए, ये देखिए कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें क्या क्या है कि कोऑर्डिनेशन किसमें, तीनों हर चीज़ में, हर परफॉर्म नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट ऑल लेवल्स, और क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये तीन वर्ड आपको याद, कोऑर्डिनेशन में आपको क्या है, ऑल द फंक्शंस. ठीक है, उसके बाद ऑल लेवल्स, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन. बस आपको तीन वर्ड याद रखने हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट है. इतना बड़ा पैरा. नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. नेचर और फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देता है. ऑलवेज कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट. देयर इज नो नीड ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग. The need of orderliness integration arises only when more individuals are working as different individuals come from different backgrounds, have different styles of working, so there is need to unify their efforts in common direction. अब आपको इसमें बताया गया है कि जैसे एक सिंगल बंदा काम करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. वो अपना, उसे पता है कि सारा काम मुझे ही करना है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्रुप एफर्ट में कहा गया, जो दो मैंने बताया था आपको, जैसे एक वर्कर है, अब जैसे दो लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, एक को माल लाना है, उसके बाद एक को माल निकाल के, उस एक को माल निकाल के गत्ते से लगाना है. तो जैसे वो ये नहीं वेट करेगा कि वो पूरा माल ले आए, उसको आपको बताना है कि ये जैसे जैसे माल लाता जाता है आपको लगाते जाना है. ठीक है, सॉरी. इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. ये इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट्स, मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा हिल जाता है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट. इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट. इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट. ठीक है, जैसे इसमें बताया गया एचआर डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब मिला के कंपनी बनती है. और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार कोऑर्डिनेशन करना है, ये कोई नॉन एंडिंग फंक्शन नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव मतलब यूनिवर्सल फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड होगा, हर जगह, हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर होगा. एक ऐसा नहीं है, देखो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द डिपार्टमेंट, दोनों जगह रिक्वायरमेंट है. और टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में भी रिक्वायर है. परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह लग रहा है आपका. परवेसिव मतलब यूनिवर्सल फंक्शन है. उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की. अब जैसे मैंने बताया ना, हर जगह लग रहा है. अब तो जो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर जगह कोऑर्डिनेशन लगेगा. कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन. ये डेलिब्रेट फंक्शन है. ये क्यों, ये इस वजह से लगाया जाता है ताकि कन्फ्यूज़न और क्योज जो है वो अवॉइड किया जा सके. ठीक है,
अब मान लीजिए आपको कोई भी प्लान बताया, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो हो सकता है प्लान सही से कम्युनिकेट ही ना हो, जो आप बताना चाहते हैं वो नीचे ना बता पाएं। ये हो गया फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, डेलिब्रेट फंक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है। ग्रोथ, पहले इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज। The need of coordination increases with the increase of size of organization because in large organization there are more number of persons working। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है कोऑर्डिनेशन। अब मान लीजिए आपकी एक दुकान है, तो दुकान में आप सामने ही सब कुछ देख रहे हैं, तो इसमें 4 लोग काम भी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता है। ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आप एक बार बता दिया, हो गया, ठीक है। लेकिन जो जितनी बड़ी होती चली जाती है ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोग आते जाते हैं, उतना ही कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड, functions of organization are divided into different department sections, division, and each department works in isolation by giving more importance to its objective। अब जैसे क्या होता है कि जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। परचेज मैनेजर का है फंक्शंस की वो रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ते में लाए और अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल लाए। प्रोडक्शन का है कि प्रोडक्शन टाइमली और इफेक्टिवली करे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इनको बीच में कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर the only qualified people and they always take right decision in right direction. There are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. So there is need to coordinate the activities of all specialists in common direction and get maximum benefit of these specialists। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अब मान लीजिए स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि जैसे कि मैनेजर्स अपॉइंट किए उन्होंने, ठीक है। हर तरह के मैनेजर्स हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यूनिफाई करते हैं गोल को, कि आप तीनों लोग जो हैं वो आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिटी नहीं है आप में, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं अचीव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए ये क्विक रिवीजन आ गया। ये पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं क्विक रिवीजन की वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए, आप चिंता मत करिए। और देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें मुझे। जितना ही सपोर्ट मिलता जाएगा, मैं पूरा का पूरा आपका ये समझ लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी बिजनेस डी का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करते जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम्स नियर है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और ग्रुप्स पे शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी ग्रुप हो पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए। सॉरी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आप लोग बस ये ध्यान रखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग बिजनेस में वैसे भी आप लोग रट्टा नहीं मार पाएंगे। पूरा इतना बड़ा चैप्टर आप लोग सोचें कि रट के चले जाएंगे, तो रट के नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग बस हेडिंग याद करिए। हेडिंग के अंदर हेडिंग के लिए निमोनिक्स बनाइए, छोटे छोटे वर्ड्स बनाइए, GF ऐसे करके जो कुछ भी बन सकता हो वो बनाइए उसके अंदर के लिए। और एक कोऑर्डिनेट करके पढ़िए आप लोग कि ये, अरे अच्छा ये तो ऊपर आ चुका है, इसके बाद नीचे यही आ गया सेम, तो मुझे तो याद करना ही नहीं है, मुझे तो बस कॉन्सेप्ट समझना है कि इसके अंदर क्या है। जैसे स्टाफिंग के अंदर क्या है, रिक्रूट करेंगे पर्सन को। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, तो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ें ऐसे करना है आपको। आप देखिएगा इतना ईजी हो जाएगा ना, पेपर चुटकियों में आपके हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।